अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले आज का रनडाउन आपको बताना बहुत ही ज़रूरी है। तो रनडाउन में मैं आपको बता दूँ कि आज मैंने आपके साथ 4 से 5 पॉइंट्स जो हैं वो शेयर करने हैं, जिसमें सबसे पहली खबर इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सर्कुलेट कर रही है कि तलत हुसैन जो एंकर पर्सन है वो और मतीउल्लाह जान दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन दोनों ने कौन सा जुर्म किया था, क्यों गिरफ्तार किया गया है, इसके बारे में आपको बताऊंगी। इसके अलावा आपको बताना है कि मलिक रियाज की खुदकुशी की खबरें और कुछ ऑडियोज चल रहे हैं। क्या मलिक रियाज ने वाकई ही खुदकुशी कर ली है, या वो खुदकुशी अगर नहीं की तो क्यों करना चाहते हैं? इसके जो अंदर की वजह है वो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। बहुत अंदर की खबर है जो बड़े गौर से आपने देखनी है और सुननी है, ताकि आपको सारी बात की समझ आ सके। इसके अलावा मैंने आपके साथ ये खबर भी शेयर करनी है कि हमारे जो साबिक सदर हैं, जी मैं बात कर रही हूँ आरिफ अलवी साहब की। आरिफ अलवी ने एक ऐसा मुतनाज़ बयान दिया है कि सीधा, जैसे कहते हैं ना, सींगों वाला बकरा वो बन गए हैं और टक्कर लेने की बात करें एस्टैब्लिशमेंट के साथ। एस्टैब्लिशमेंट को एक बहुत ही घिनौनी किस्म की उन्होंने धमकी दी है। उसको बहुत लोग हल्के में ले रहे हैं कि आरिफ अलवी जो हैं वो, उनकी जो धमकी है वो कोई मायने नहीं रखती, लेकिन मैं उसको हल्के में नहीं ले सकती, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि तहरीक इंसाफ की तरफ से फैलाया जाने वाला इंतशार, उसमें देर तो हो सकती है लेकिन वो उसको करके ही रहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी जो इंतशार उन्होंने जो बनाया होता है उससे पहले वो कुछ बयानात दिलवाना शुरू करते हैं। तो ये उन्हीं बयानात के सिलसिले की एक कड़ी हो सकती है। इसके अलावा एक हैशटैग इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है, और वो है कि गद्दार कौन था। उसके बारे में भी मैं आज आपको बताऊंगी कि असली गद्दार कौन था और ये ट्रेंड क्यों चलाया जा रहा है, और ख़ासतौर पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसको इतना फैलाया जा रहा है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और पाकिस्तान तोड़ने की बात, जो कि मैं पिछले 1.5 साल से आपको बता रही हूँ, अब फाइनली पीटीआई के जो लोग हैं वो खुल के सामने आ गए और उन्होंने आकर कहना शुरू कर दिया कि खुदा न खास्ता वो पाकिस्तान को तोड़ेंगे। हालांकि वो ये बात भूल गए हैं कि पाकिस्तान वो कुव्वत है जिसको अल्लाह ताला ने 27वीं शब को, रमज़ानुल मुबारक की रात को बनाया था। तो ये हमेशा कायम और दायम रहेगा। हम रहें या ना रहें, पाकिस्तान ताबिंदा और पाइंदा जो है वो इंशाल्लाह ताला रहेगा। चलिए जनाब शुरू करते हैं सबसे पहली खबर से, और पहली खबर ही मैं मलिक रियाज के हवाले से आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मलिक रियाज जो हैं, आजकल उनके बहुत सारे ट्वीट्स और बयानात आ रहे हैं, और उनकी खुदकुशी की खबरें अब इस वक्त जब आप वीडियो देख रहे हैं तो चल रही हैं। उनकी खुदकुशी की क्या खबर है, खुदकुशी की क्या खबर है, पीटीआई कैसे उनका इस्तेमाल कर रही है या वो पीटीआई को इस्तेमाल कर रहे हैं, इस सब के बारे में मैं आपको बताती हूँ। लेकिन पहले ज़रा ये देख लीजिएगा कि आज से तकरीबन कोई 26 तारीख को, 26/5/2024 को ट्वीट किया मलिक रियाज ने। ज़रा गौर से सुनिए कि वो क्या लिखते हैं, और इसको रीट्वीट किसने किया? इमरान रियाज खान ने। इमरान रियाज खान जो हैं बहुत ही ऐसे सहाफ़ी हैं जिनको सहाफ़ी कहना भी शर्मनाक है। अफसोस के साथ मुझे सहाफ़ी का वर्ड यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि उनकी बहुत फ़ैन फॉलोइंग है। लोग उनको बहुत पसंद करते हैं और लोग उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं, और लोगों के ट्रस्ट का वो नाजायज़ फ़ायदा ये उठाते हैं कि वो झूठ बोलते हैं, और हर बात में उनके झूठ होता है। इदारे उनको उठाकर ले भी जाते हैं। अफसोस की बात यह है कि पीछे से तो ये खबरें फैला दी जाती हैं कि उनकी ज़बान काट दी गई है, लेकिन उनकी ज़बान को लगाम डालने वाला अभी तक कोई नहीं है, क्योंकि वो बोलते ही झूठ हैं। उनके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 206 उनके झूठ जो है वो बेनकाब किए थे। उनके सारे सबूतों के साथ मैंने दिखाए थे। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने बाकायदा तौर पर 3-4 वीडियोज़ में इमरान रियाज खान की असलियत आपको बताई थी। बहरहाल अभी बात हो रही है मलिक रियाज की। तो मलिक रियाज जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया, लिखते हैं कि मेरी सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमेशा मुझे अपने असूल पर कायम रहने की रहनुमाई की है। सुभान अल्लाह। कहते हैं कि मैं किसी भी मामले में सियासी फरीक ना बनूं। अब 1 साल से ज़्यादा अरसे से मुझ पर समझौता करने के लिए बहुत ही दबाव है, लेकिन मैं कभी किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मुझे सियासी मकासद के लिए प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करे। कहते हैं पाकिस्तान में जदीद तरीन प्रोजेक्ट्स मुतारिफ करवाने पर मुझे और मेरे कारोबार को निशाना बनाया गया। कहते हैं 1996 से आज तक मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने की सज़ा भुगत रहा हूँ। मैंने माजी में अल्लाह ताला की मदद से इस तरह के दबाव का पूरी हिम्मत और ताकत के साथ सामना किया है। आज भी ज़ाती हैसियत में मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ओवर माई डेड बॉडी, यानी कि आप लोग मुझे मजबूर नहीं कर सकते। उनका कहने का मकसद है कि आप मेरी डेड बॉडी के ऊपर से गुजरेंगे तो ही आप मेरा बयान तब्दील करवा सकते हैं। कहते हैं अपनी बीमार हालत और परेशानी के बावजूद अल्लाह ताला की मदद से इस मुसीबत का सामना करने के लिए साबित कदम हूँ। रोज़ाना मालियाती कारोबारी नुकसान बर्दाश्त कर रहा हूँ। पूरी तरह दीवार की तरह धकेल दिया गया था, लेकिन किसी दबाव के हथकंडे के सामने हथियार नहीं डालूंगा। अल्लाह ताला इस मुश्किल दौर में इज्जत के साथ मेरी रहनुमाई और मदद करे और मुझे सुरखरू करे। इमरान रियाज खान ने इसको ट्वीट किया, रीट्वीट किया, और ऊपर लिखा कि अगर मलिक रियाज को काबू करके मन चाहा बयान ले लिया जाता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि किस कदर
शर्मिंदगी की बात है, किस कदर ढीठगी की बात है और किस कदर झूठ की बात है। ये वही मलिक रियाज हैं जो मीडिया पर कैंपेन्स चलाते हैं, उनको पैसा देते हैं, उनके बहुत सारे टट्टू किस्म के जो है ना वो एंकर्स हैं। आप ये अंदाज़ा कर लीजिए कि इस वक्त तमाम चैनल्स, कोई भी चैनल जिसको चाहे आप फॉलो करते हैं, जिसको आप फॉलो नहीं भी करते हैं, हर चैनल पे जब मलिक रियाज की कोई खबर आती है तो उनका नाम तक लेने की इजाज़त नहीं है। उसकी वजह यह है कि मीडिया हाउसेस को इतना पैसा खिलाया हुआ है कि उन्होंने पूरे मीडिया हाउसेस को ख़रीदा हुआ है। अब मैं आपको वो ऑडियो तो याद ही होगी, अब मैं आपको क्या सुनाऊं, जिसमें वो बुशरा बीबी के हवाले से बात कर रहे थे कि जनाब आपने हीरे का 5 कैरेट जो मांगा था रिश्वत के तौर पे बुशरा बीबी ने अलकादर यूनिवर्सिटी के सिलसिले में। तो आपको याद होगा कि मलिक रियाज जो हैं वो फराह गोगी के साथ बात कर रहे थे, उनकी ऑडियो लीक हुई थी जिसमें वो फराह गोगी को पूछ रहे हैं कि बुशरा बीबी को क्या चाहिए बतौर रिश्वत, जिसमें वो कहती हैं कि 5 कैरेट का उनको हीरा चाहिए और मलिक रियाज कहते हैं कि वो हीरा बतौर रिश्वत उनको दे दो और मेरा काम करवा दो। अब आपको समझ आई कि वो कितने असूल पसंद शख्स हैं। और आपको याद होगा कि अब वो शख्स जो इतना करप्ट रहा, वो शख्स जिसके बारे में कहा जाता है कि आसिफ अली जरदारी साहब के साथ उसकी बड़ी दोस्ती रही, वो शख्स कह रहा है कि मैं बड़ा असूल पसंद हूँ ओवर माई डेड बॉडी। सुबहान अल्लाह कह करना। अब मैं आपको उनकी ऑडियो सुनवाती हूँ जिसमें वो खुदकुशी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। मैं किताब खोली, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਬੈਠਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਦਲਾ ਆਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੋ ਆਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਵੋਲਵ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੁਲਕ और पाकिस्तान में तरक्की करना। अगर ना मैनू कुछ अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी पई तो मैं पहले अनाउंस करांगा इंशाअल्लाह ताला ईच एंड एवरीथिंग, फिर अल्लाह जाने ते ये जानन। जी तो जनाब आपने सुन लिया। अब वो कह रहे हैं ये जानबूझ के पूरा एक जाल बुना गया है। मलिक रियाज इस वक्त तमाम मीडिया को मुबैना तौर पे ख़रीद चुके हैं और बताया जा रहा है कि मुबैना तौर पे अदलिया को भी ख़रीद चुके हैं। और इस तरह के ट्वीट्स करके वो ना सिर्फ स्टैब्लिशमेंट को बदनाम कर रहे हैं बल्कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझ पे बड़ा दबाव है। अब आप सोचेंगे कि उनको क्या ज़रूरत है, वो बाकी जमातों के साथ भी तो मिल सकते हैं, जब वो दूसरों को ख़रीद लेते हैं तो वो इनके साथ क्यों नहीं मिल रहे? उसकी वजह है स्टैब्लिशमेंट। क्योंकि पहले जो लोग आते थे ना वो मलिक रियाज को फिर भी इजाज़त दे देते थे कि ठीक है जो आपने करना है वो करें। लेकिन अब मलिक रियाज जो हैं उनको पता है कि जो जनरल आसिम मुनीर है उनकी कोई कीमत नहीं है, वो शख्स बिक नहीं सकता है, उसका रेट नहीं लग सकता है। और जो दूसरी सियासी जमातें हैं वो इतनी मेच्योर हो चुकी हैं कि उनके साथ डीलिंग अब उनके बस की बात नहीं है। और उनको पता है कि इमरान खान का साथ देना ही उनकी अपनी आफियत के लिए काफ़ी है, क्योंकि वो 5 कैरेट के हीरे के ऊपर बिक जाने वाला शख्स है। आपको ये भी याद होगा कि हमारे जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं वो मलिक रियाज को लिफ्ट क्यों नहीं करवा रहे? इसलिए लिफ्ट नहीं करवा रहे क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि इसी 5 कैरेट के हीरे की पूरी फाइल बना के जो हमारे आर्मी चीफ हैं वो उस वक्त ISI के हेड थे और वो इमरान खान के पास गए थे और उन्होंने जाके इमरान खान को कहा था कि सर आप रियासत मदीना की बात करते हैं, आपकी मिसेस की ऑडियोज़ है, ये फाइल है, ये सबूत हैं, तोशाखाना के तहाइफ हैं, आपकी बीवी ये सब कुछ कर रही है, हो सकता है कि आपके नॉलेज में ना हो क्योंकि आप तो रियासत मदीना बनाना चाहते हैं, जिस पे इमरान खान ने उस वक्त टर्मिनेट करवा दिया था, ट्रांसफ़र करवा दी थी किसकी? हमारे आर्मी चीफ की। और अब वो आर्मी चीफ जो हैं वो ज़ाहिर बात है सबके गले की हड्डी बने हुए हैं, अब वो किसी को भी एक आंख नहीं भा रहे। ये वजह है मलिक रियाज जो हैं वो इस वक्त इस तरह की बातें कर रहे हैं। चले, मेरा ख्याल है कि इससे पहले कि मैं अगली खबर पे चलूँ, मैं 5 कैरेट वाली जो ऑडियो है ना वो भी आपको सुनवाना चाहती हूँ। और साथ में आप ज़रा एक क्लिप सुनिए जिसमें मलिक रियाज की बीवी ने इंटरव्यू दिया था जियो न्यूज़ को, और वहाँ पर बैठकर उनसे जब पूछा गया था कि आपको क्या शिकायत है अपने शौहर से, तो उन्होंने कहा था कि वो झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं। हैव अ लुक। के दोस्त का मैं क्या अच्छा तो मैं मंगवाती से मैं क्या ना वे भी पी जावे ये मैं उन्हें मंगवाती है वापस तो मैं क्या तन परसों मिल जाएगी और लेटर मैं कल दे दांगा। हाँ ठीक है कोई अबू कहते कल लेटर मैं तुम भेज दांगा। हाँ मैं आज पूरी चढ़ाई की आके मैं क्या मैं नहीं डिस्टर्ब हुई है, मैं सुबह ना रोई मैं क्या अगर अबू दी अगर मेरी ये फीलिंग है तो अबू दी कितनी फीलिंग है। मैं क्या जगह जगह अबू बंदियां नू ट्रेस कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं मैं क्या, और हर कोई लॉलीपॉप दे रहा है मैं क्या कहती ना पैनी को मैं 2-3 फोन उत्ते थले किते ने। मेरी बीबी ना गल हो गई लेटर तन कल लाजमी मिलेगा, सुबह ताले खुल जाएंगे। खान साहब ने कहा रिपोर्ट का जिम्मेदार मैं। शादी को कितने बरस गुजर गए, लड़ाई झगड़े तो बहुत हुए होंगे। शादी को जी 37 साल हो गए आज।
اور لڑائی جھگڑے بھی ہوتے رہتے ہیں, جھوٹ بہت بولتے ہیں. اور اب ہم بات کر لیتے ہیں دو اینکر پرسنز کی گرفتاری کی خبریں آ رہی ہیں, جس میں ایک طلعت حسین ہے اور دوسرے مطیع اللہ جان ہے. تو یہ اصل معاملہ کیا ہے اور ان کی گرفتاری کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں, کیا ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے یا ان کو بھی نوٹسز جاری ہوئے ہیں, اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں. جسٹس محسن اختر کیانی کے خط کے اوپر توہین عدالت کا جو کیس ہے اس کو رپورٹ کیا تھا طلعت حسین نے اور مطیع اللہ جان نے, جس کی وجہ سے ان کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں اور ان کی گرفتاری کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. آپ کو بتا دیتی ہوں کہ معاملات کیا ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ سماعت کا تحریری فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے, اور فیصلے پہ مشتمل تحریری فیصلہ جو ہے اس میں چیف جسٹس عامر فاروق, جسٹس میاں گل حسن اور اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر, تینوں نے مل کے اس کو جاری کیا ہے. تحریری فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی کی درخواست پہ توہین عدالت آرڈیننس 2003 کے سیکشن 11 کے تحت توہین عدالت کی کارروائی جو ہے وہ کی گئی, اور ریفرنس اور دعووں کی بنیاد پہ اینکر پرسن طلعت حسین اور وقاص ملک ایڈوکیٹ اور مطیع اللہ جان کو نوٹسز جاری کیے گئے, اور یہ افراد آئندہ سماعت سے پہلے اپنا جواب جو ہے وہ جمع کروائیں گے. انہیں کہا گیا ادروائز ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. تحریری فیصلے کے مطابق کہا گیا ہے کہ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی یعنی کہ پیمرا کو بھی نوٹس جاری کیا جائے, اور پیمرا کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ زیر بحث انٹرویوز کا ٹرانسکرپٹ تیار کرے اور اسے آئندہ تاریخ کو عدالت کے اندر پیش کیا جائے. تحریری فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس معاملے میں سینئر اینکر پرسن حامد میر, صدر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کو عدالتی معاون مقرر کیا گیا. مزیدار بات یہ دیکھیں, حامد میر جیسا شخص, مزے کی بات سنیں. اسی طرح سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ احمد بلال صوفی اور سید احمد شاہ ایڈوکیٹ بھی عدالت کی معاونت کریں گے. تحریری فیصلے کے مطابق کیس کی سماعت جو ہے وہ 30 مئی 2024 کو دوبارہ کی جائے گی, اور آپ کو بتا دوں کہ 7 مئی کو ججز کے خلاف بدنیتی پہ مبنی مہم پر توہین عدالت کی کارروائی کے لیے جسٹس محسن اختر کیانی کی جانب سے لکھا گیا خط جو ہے وہ سامنے آیا تھا, اور جسٹس محسن اختر کیانی نے جو خط لکھا تھا اس پہ کہا تھا کہ بدنیتی پہ مبنی مہم جو ہے توہین آمیز ان کے خلاف شروع کی گئی ہے. اس سے پہلے 6 مئی کو جسٹس بابر ستار نے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھے گئے خط میں انہیں نشانہ بناتے ہوئے سوشل میڈیا کے بارے میں بتایا تھا, اور خط میں انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ آڈیو لیکس کیس میں مجھے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ, اور اس کے بعد ان کے اوپر جو ولاگز بنائے تھے یا مین اسٹریم میڈیا چینلز پر بیٹھ کر 2 صحافیوں نے بات کی تھی, حالانکہ بات تو سب نے کی تھی, لیکن نوٹسز ان کو جاری ہوئے ہیں. اور اب دیکھتے ہیں کہ طلعت حسین کے وکلا اور مطیع اللہ جان کے جو وکلا ہیں وہ اس چیز کا کیا جواب دیتے ہیں. اور مطلب اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں, اب ایسے ایسے قوانین پاس ہو گئے ہیں کہ آپ تک خبر پہنچانا بھی جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہو گیا ہے. دوسری طرف آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارے سابق صدر صاحب ہیں عارف علوی صاحب, سنا تو یہی تھا کہ جیسے ہی وہ صدارت سے ہٹیں گے تو فوری طور پہ وہ اپنے دانتوں والا کلینک جو ہے دوبارہ سے شروع کریں گے, لیکن انہوں نے تو باقاعدہ طور پہ اسٹیبلشمنٹ کو دھمکانا شروع کر دیا. کیا کہا ہے اس کے بارے میں بھی ذرا سن لیجئے کہ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے پاکستان سے باہر فرار ہونے کے راستے ڈھونڈ لیے ہیں وہ نقصان سے محفوظ رہیں گے. اور انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ جو کچھ بھی ہوگا ایک مرتبہ پھر پاکستان کو وقار کے ساتھ ترقی کے راستے پہ گامزن کریں گے. انہوں نے کہا کہ آئندہ کچھ دنوں میں پریشر کوکر پھٹ جائے گا. کون سے پریشر کوکر کی بات کریں؟ کہتے ہیں کہ جس کا نقصان پاکستانیوں کو بھگتنا پڑے گا. یعنی ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ جو پاکستانی ہیں وہ نقصان بھگتیں گے, جو باہر کے ملکوں میں جا چکے ہیں وہ سیف اینڈ ساؤنڈ رہیں گے. آخر صدر عارف علوی جو ہیں سابق, ان کا اشارہ کس طرف ہے؟ آخر کیا نیا انتشار سوچا جا رہا ہے؟ آخر کون سی نئی کہانی ہے جس کو وہ کرنے جا رہے ہیں؟ اس کا جواب مجھے آپ نے دینا ہے, اور میں چلتی ہوں اگلی خبر کی طرف. اور جاتے جاتے ایک آخری خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں. پی ٹی آئی نے پچھلے کافی دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ پاک فوج کے خلاف تضحیک آمیز مہم چلانا شروع کی ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل باجوہ کے دور میں بھی انہوں نے بہت گندے اور غلیظ قسم کے پلیک کارڈز پوری دنیا میں اٹھوائے تھے, اور بعد میں یہ مکر گئے تھے. انہوں نے کہا تھا ہم نے نہیں کیا تھا. اس کے بعد انہوں نے 9 مئی کا واقعہ کیا, یہ اس سے بھی مکر گئے. انہوں نے کہا یہ بھی ہم نے نہیں کیا تھا, یعنی کہ جن کے اوپر الزام لگا رہے تھے انہی کے اوپر مدعا ڈال دیا. پچھلے دنوں خواجہ سراؤں نے ان کے ایک صاحب کے اوپر جو ہے وہ پلانٹڈ حملہ کیا. انہوں نے اس کا الزام بھی جو ہے وہ پاک فوج کے اوپر ڈال دیا. ہر چیز کا الزام پاک فوج پر ڈالنے کا مقصد ہے پاکستان کو کمزور کرنا, تاکہ اپنے ہی عوام پاک فوج سے, اسٹیبلشمنٹ سے نفرت کرنے لگے, اور اس کے بعد پاکستان توڑنے میں ان کو وہ آسانی ہو سکے جس کے بارے میں آج سے کئی سال پہلے 25-30 سال پہلے جو ہے ڈاکٹر اسرار احمد نے بتایا تھا اور حکیم سعید نے بتایا تھا. یہ ذرا سنیے گا, یہ آپ کے سامنے 2016 1 نومبر کا ایک ٹویٹ ہے. نعیم الحق صاحب جو اب اس دنیا میں نہیں رہے, جن کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا, لکھتے ہیں کہ دور حاضر کا شیخ مجیب الرحمان پاکستان کی تقسیم کے بیج بو رہا ہے. اور نیچے لکھا ہوا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر تشدد کے ذریعے نواز شریف نے ادھر
तुम उधर हम की याद ताज़ा कर दी। यानी नवाज शरीफ को इन्होंने शेख मुजीबुर रहमान के साथ तशबीह दी थी सन 2016 में। उसके बाद 2024 के अंदर भी इन्होंने यही ट्रेंड चलाया है, लेकिन अब की बार मज़ेदार बात यह है कि इमरान खुद को शेख मुजीबुर रहमान करार दे रहे हैं, यानी कि हीरो। यानी वो शेख मुजीबुर रहमान जो दूसरों की दफ़ा गद्दार था और इनकी दफ़ा जो है ये उसको नवाज शरीफ से मिलाने के लिए उसको गद्दार कहते थे, आज खुद हीरो बनने के लिए खुद शेख मुजीबुर रहमान बन गए हैं। और आप ये देखें, पीटीआई का एक और ट्वीट आपके सामने है। ये देखिए कि पीटीआई ने 2016 में भी इस ट्वीट को किया था और आज वो खुद को शेख मुजीबुर रहमान से तशबीह दे रहे हैं कि हमारा हीरो जो है वो शेख मुजीबुर रहमान है। गद्दार कौन था, मैं अभी आपको सबूतों के साथ दिखाती हूँ। ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर नजर आ रही है। ये देखिए ज़रा, ये इमरान खान जो हैं, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर, जो इस वक्त अडयाला जेल में आराम सुकून से बैठे हुए हैं, उनके ऑफिशियल अकाउंट से पीटीआई के मीडिया हैंडलर्स ने एक तस्वीर लगाई है और ऊपर लिखा हुआ है तहरीके इंसाफ इमरान खान, हैशटैग गद्दार कौन था। आपको मैं मज़ेदार बात बताऊं कि इस तस्वीर को भारतीय न्यूज़पेपर्स के अंदर शाया किया गया। ये तस्वीर इमरान खान ने अपने ट्वीट में इस्तेमाल किया, लेकिन वो ये भूल गए कि ये तस्वीर पाकिस्तान की नहीं बल्कि ये रियासत हैदराबाद की है। यानी भारत की एक रियासत है हैदराबाद, ये वहाँ की तस्वीर है और इस तस्वीर को पाकिस्तान से जोड़कर हैशटैग गद्दार कौन है। अब आपको समझ आ गई होगी कि गद्दार कौन है। इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो इदारों के खिलाफ तस्हीक अमेज गंदी मुहिम चलाई जा रही है, उसका ये दूसरा सबूत मैंने आपके सामने रखा है। और आखिरी बार सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जो बार बार पीटीआई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पूछ रहे हैं कि गद्दार कौन था, तो मैं बताती हूँ कि गद्दार कौन था। गद्दार वो था जिसने मुल्क के राज बेचे, जिसने पाकिस्तान को तोड़ने की बात की, जिसने पाक फौज के ऊपर और अदलिया के ऊपर हमला किया, जिसने 9 मई के वाक़यात करवाए, जिसने 5 बच्चों की माँ को तलाक दिलवाकर उससे भगाकर उससे शादी कर ली, जिसने तोशाखाना के तहाइफ को बेच डाला, जिसने पाकिस्तान की इज्जत को बेच डाला, जिसने सी पैक को ख़त्म करवा दिया, जिसने चाइना समेत, मलेशिया समेत, टर्की समेत, सऊदी अरब समेत पाकिस्तान के जितने बरादर ममालिक थे उन सब के साथ ताल्लुकात ख़राब कर दिए। वो सब ज़कात का पैसा खाने वाला गद्दार था। वो गद्दार था जिसने नवाज शरीफ से इतने बड़े हॉस्पिटल की ज़मीन अलॉट करवा के, बगैर कस्टम के तमाम मशीनरी बाहर से मंगवा के, उसी नवाज शरीफ की पीठ में छुरा घोंपा और फिर बाद में बनी गाला की सड़क भी उसी से बनवा ली। वो था गद्दार। गद्दार वो था जिसने सीता वाइट की बेटी को जो है वो मानने से इनकार कर दिया, अपनी बेटी का नाम देने से इनकार कर दिया। वो था गद्दार। गद्दार वो था जिसके दौरे हुकूमत में इसराइलियंस अपना जहाज़ लेकर सीधे पाकिस्तान की पाक सरजमीन के ऊपर उतरे थे और उनके साथ इसने डील की थी। गद्दार वो था जिसने अपने लोगों को वहाँ पर भेजा था इसराइल में खामोशी के साथ तिजारत करने के लिए। गद्दार वो था जिसने इसराइल को सपोर्ट किया था। गद्दार वो था जिसने अपने उस साले को सपोर्ट किया जो फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ खुल के बात करता है। वो था गद्दार। आपकी नज़र में कौन गद्दार है और इन तमाम खबरों के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं? आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िया जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।